अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और मैं हालात वाक़ तो आपके सामने रखूँगा। मैंने जो ट्वीट किया था वो भी, लेकिन मैं समराइज़ कर दूँ कि किन इश्यूज़ पे मैंने गुफ्तगू सबसे ज़्यादा करनी है। नवाज शरीफ को रात के ज़ीरो कर दिया गया और वो मैं क्या हुआ वो आपके साथ मैं बताऊँगा। और रुका हुआ फैसला ने उस डील की या ढील की कलई खोल के रख दी है जी। और असद उमर के साथ निभाने का क्या, तो क्या वाकई खुडे लड़न लग गए या हवाओं का रुख वाकई तब्दील हो रहा है। जनरल फैज़ हमीद पर बड़ा इल्ज़ाम, मुल्क बदल करने का इल्ज़ाम है और अब सार आलम सोए हुए जाग गए। ये भी कहूँगा कि मैं, जो कि अब सार आलम के केस में मैं खुद इन्वॉल्व था और वजह क्या थी उस सार आलम को हटाने की, ये बिल्कुल कन्फ्यूज़ करने की कोशिशें की जाती हैं। असल हक़ाइक़ भी आपको पता होना चाहिए क्या हैं हक़ाइक़। सबसे पहले तो मैं इब्तिदा करता हूँ, मैंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में हालात बदलेंगे, मायूस नहीं होना, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। तो अज़ीज़ सिद्दीक आपको ये कन्फर्म कर रहा है ये बात, इमरान खान के बगैर ये निज़ाम आगे नहीं चल सकता और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। वजह क्या है कि यहाँ का जो जंग आलूदा निज़ाम है ना, 40 साल या 70 साल को जो भी आप एक शक्ल दें, और क्या 1985 वाले चेहरे या ये पुरानी शक्लें इनके पास, क्या ऐसी चीज़ है कि ये निज़ाम तब्दील कर सके, ये कुछ भी साबित ना कर सके। जलसे जुलूस, चाहे वो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान या तहरीके अपना जो नज़रियाती तहरीके इंसाफ बनाई गई या मुस्लिम लीग नून, वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लोगों के सामने कोई एजेंडा कामयाब नहीं हो सका। तो ये निज़ाम अब मज़ीद तबाही नहीं करनी है, इस निज़ाम से निकलना कैसे है वो है समझना आपने। और अगर आप समझ सके चीज़ों को और उसका सबूत आप यूँ दे सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म लम्ज़ यूनिवर्सिटी में हीरो बनने गए। इतना नालायक वज़ीर आज़म कि सवालों के जवाब तक तो दे नहीं सका। और वो देखिए वो अच्छा इसका और देखिए इस पे अगर तनकीद हुई है लम्ज़ में, तो जवाब कौन दे रहा है? ऑपरेशन रजीम चेंज का एक किरदार, और उसका नाम है हुसैन हक्कानी। और मैं पहले दिन से आपके सामने उसके बारे में मैं वो मुलाकात का जिक्र भी करता हूँ जो 7 मार्च तहरीके 2022 तहरीके अदम एतमाद होने से पहले की थी। इतनी बड़ी मुलाकात और उसके लिए सिस्टम कैसे बिछा है वो आज जरा इसी के गिर्द गिर्द चीज़ें सारी घूम रही हैं। और ये सच है, हक़ाइक़ है, जिसे मैं पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। और हुसैन हक्कानी का ताल्लुक जो है ना वो मेमो गेट स्कैंडल से था, आपको पता है। और नवाज शरीफ ने कोट पहन के गया था, मैंने भी इसके खिलाफ पिटीशन दायर की, तो आज भी वो पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। याद करा दूँ मैं आपको, ये मैं याद करा दूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। चलिए मैं और आपको पता है असद उमर ने जब थोड़ा सा साथ देने की बात की तो उसको नोटिस आ गया। यानी ये पूरे का पूरा सिस्टम बिछ चुका है। लेकिन याद रखिएगा जो डील और ढील थी वो इलेक्शन के लिए इक़्तिदार में कब्जे की नहीं थी। मैं आपको याद है, मैं एक बात वाज़े तौर पर कहा करता था और मैं कह रहा हूँ अब भी कि इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया गया कि नवाज शरीफ को लेके आना है। नवाज शरीफ के लिए कुछ नहीं, के पास है ही कुछ नहीं, ना उस सियासी जमात के पास कुछ है कि जो इस सिस्टम को बेहतर कर सके। यानी वो देखें, आप इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। और अगर होता तो अब तक नवाज शरीफ को जलसे जुलूस यहाँ का अवाम का जीना दोबर ना करते। जीना दोबर से मुराद है बताने के लिए कि मैंने ये कर दिया। अभी तक तो आपके सामने कोई ऐसी पॉलिसी आ सकी, कोई ऐसा निज़ाम आपके सामने ला सका जो ये बता सके कि ये तब्दीली जो है ये बहुत बड़ी तब्दीली है। मैंने जो कि जिस इशू पे मैंने गुफ्तगू करनी है मैं पहले उसकी तरफ आ जाऊंगा और वो बहुत ज़रूरी है आप तक बताने के लिए। जजमेंट, ये नवाज शरीफ का जो फ़ैसला है ये 26 अक्टूबर 2023 को जो, और बड़ी मज़ेदार तारीख़ में हम बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं कि जनाब हमने आपको यार ये दरख्वास्तें अखराज होनी चाहिए। मैंने आपके सामने को याद है मैंने क्या कहा था कि अता ताड़ को जो मुख्तार आम दिया या मुख्तार ख़ास दिया गया वो डिफेक्टिव, वो हो ही नहीं सकता। उसमें आप पे दरखास्तें दायर ही नहीं हो सकती, लगने की दूर की बात।
आज अदालत ने ये यानी अब कल रात में जो फैसला आया उसमें अदालत ने ये कह दिया और ये मान लिया इस बात को। मगर कमाल की बात ये है, ये सारा कुछ होने के बावजूद जो है अदालत ने सिर्फ दरखास्तें निपटाई, खारिज नहीं होनी चाहिए थी। और नवाज शरीफ के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक गैर कानूनी फैसला किया, निगरान हुकूमत ने उसको जला बख्शी है। आज भी अगर देखा जाए उस फैसले को सामने रखते हुए तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम था ना। और मैंने इस बारे में लिखा भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम क्या है। ये तो नहीं है ना कि जनाब आप किसी के कहने पे बैठकर फैसला करें। आप एनआरओ और क्या होता है, एनआरओ देखिए, एनआरओ की शक्ल और क्या होती है। और सारे फैसले के अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो ये फैसला है, तकरीबन टोटल है इसके 16 सफ़े। ज़िक्र है पूरा दोनों का, अल अज़ीज़िया का और एवन फील्ड का और अल अज़ीज़िया का। एवन फील्ड के हवाले से ज़मानतें खारिज होने के हवाले से वो सारा इश्तिहारी होने के आते एक एक चीज़ डिक्लेयर है। और फिर ये भी माना गया है कि मुख्तार आवाम जो है वो डिफेक्टिव था। फिर ये भी माना कि हमने अगर ज़मानतें अगर दी थी, अगर सस्पेंड किया था तो नैब के कहने पे किया था। फिर कानून कहाँ गया भाई? आप एक गैर कानूनी काम को इस तरह जला तो नहीं बख्श सकते ना आप, तो ये तो मानना पड़ेगा। और इस फैसले के अंदर इतने डिफेक्ट्स हैं। और अगर इसे इंसाफ का कत्ल ना कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर इंसाफ के देने के पैरामीटर ये हैं तो फिर अब मैं आगे और क्या कहूँ। और मैंने जितना मैं कह सकता था उतना लिखा। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, ज़िक्र ये भी कर रही है सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि 19 तारीख को जो ऑर्डर पास किया था इसकी वजह से अरेस्ट नहीं किया। और ये इंटरिम ऑर्डर जो है इसका एक्सटेंड किया गया 24 तक, ठीक है ना जी। और ये भी वो कह रहे हैं कि वो इसलिए किया गया कि नैब ने कहा था और ये उनकी कंसेंट के साथ उन्होंने कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल और ये लिख रहे हैं कि 26 को भी ये हुआ और कहा कि हम उसको अरेस्ट। नैब ने क्या कंसर्न है इस हवाले से? अपीलों में मामला है, अपीलों में तो अब नैब की हद तक बात ख़त्म होगी। कानूनी तौर पर ये आपने ये सारा देखना था, लेकिन ये कमाल हो गया। और जो अपीलें हैं 121/2018 और 1/2019 जो है वो बहाल कर दी गई। अदालत ने नोटिस जारी किया और मेरिट पे कहा है कि इसका फ़ैसला किया जाएगा और इस बुनियाद पर ये फ़ैसला हो गया है। 2 फैसले, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फ़ैसला जो नज़ीर के तौर पर नहीं, और ये फ़ैसला भी नज़ीर के तौर पर कभी नहीं होगा। यानी कहा जा रहा है ना इमरान खान साहब, और ये देखिए ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम जो ये ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दे पाया और ना इमरान खान साहब को इंसाफ दे रहा है। तारीख़ की दुरुस्तगी ज़रूरी है। अगर ये तारीख़ ऐसे ही रखेंगे ना तो तारीख़ में फिर ये अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल जी, ये तारीख़ में अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रहे। पेट्रोलियम की कीमत पे मैं इशारतन वैसे मैं बात कर देता हूँ, बड़ा कहा गया आसमान टूट जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, और कीमतें जो है ना वो बरकरार ही रखी गई। बड़ा कहा गया कि, और ये निगरान हुकूमत का भी कहा गया, वैसे निगरान हुकूमत ने पता नहीं क्या आते क्या हो जाना, स्मगलिंग रुक गई सर, और जनाब वो महंगाई रुक गई है, डॉलर बाहर आ गया है। कहाँ है वो सारे? जितनी करप्शन निगरान हुकूमत में हो रही है ये शायद तारीख़ी तौर पर जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं वो भी नहीं कर पाई। 90 दिन के अंदर आगे ये हुकूमत चल नहीं सकती थी, और आप लोगों ने और इसको 90 दिन से ज़्यादा जिला दी है। पंजाब हुकूमत तो तकरीबन 1 साल होने को पूरा हो जाएगा जब तक इलेक्शन के प्रोसेस के करीब हम जाएंगे, जो कहा जा रहा है कि जनवरी के एंड में या फरवरी में। और ये हुकूमत भी 90 दिन इसके पूरे हो चुके हुए हैं। ये 1-2 दिन रह गया है तो 90 दिन इसके पूरे हो गए हुए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। आखिर में जो बात मैंने आपसे करनी है और मैं उस तरफ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात कर दूं आपको। जो कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने पता नहीं क्या कर दिया और क्या हालात और वाक़यात सामने रख दी, लेकिन और वो क्या है, वो सारा इल्ज़ाम डाल रहे हैं अब सार आलम जनरल फैज़ हमीद पे ऊपर। जिस तरह अब सार आलम ने पैमरा का सत्यानाश किया था इस निज़ाम का खुली छुट्टी देकर, और वो एजेंडा जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी उसको फ़रोग देकर,
मौसूफ के जिस तरह तैनाती हुई, ये भी रिकॉर्ड, इनके लिए तब्दीलियाँ की गई, इनके लिए क्या किया गया, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तब्दील किया गया, ये सारा मैंने चैलेंज किया और मैंने आर्गू किया है नैब की पैमरा के हवाले से। और इसमें जनरल फैज़ हमीद या एस्टैब्लिशमेंट का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, मेरिट पे आप है नहीं। और परवेज़ रशीद वगैरह ये सारे जो मिल के जिस तरह इन्होंने इस केस को लेकर गया, वो आपको पाना चाहिए था। अब वो जो बातें कह रहे हैं, मैं बार बार कोशिश करूँगा, उन्होंने कहा जी बड़ा दबाव था, नजम सेलेटी का एक्शन लेने के लिए दबाव था। अच्छा क्या किया, क्या ये क्या दबाव था आपके पास? ये जो सारी बातें तो आप कर चुके, नई बात क्या रखी है आपने? और हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव था, तो सामने आ गई ना बात, इन्होंने नहीं होने दिया ना। तो हुसैन हक्कानी वही करैक्टर है जो इस ऑपरेशन रजीम चेंज के हिस्सा वाला है जी। और बातायात अफसरों के लिए टीवी चैनल पर दबाव करते थे। 2017 में शदीद दबाव की वजह से उसके वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साकिब निसार आलमी जी को ख़त भी लिखा और रास्ता मफलूज किया जा रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियों में इस कॉलों का सिलसिला बेनकाब किया। मई 2017 में जियो डॉन के सनम पर बहाल किया। और ये जो सारी बातें वो बता रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अब क्यों हरफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चूँकि हालात ऐसे आ गए हैं ना, अब समझ नहीं आ रही कि कैसे साबित करें कि इमरान खान लाडला था, चहीता था। तो इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन अब तो सिस्टम इतना बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इमरान खान लोगों के दिलों में रहता है, धड़कनों में बसता है। और वो देखें, मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त जेल में गए, हमने यहाँ महफिल नात एक मुनक्कद कराई मैनचेस्टर में, तो हम वहाँ लफ्ज़, मैं आपको याद है, मैं चिल्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल मैंने उस वक्त किया था कि इमरान खान साहब चिल्ला काटने गए हैं। अभी वो जिस तरह की तबीयत वहाँ, जिस तरह की ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, बहुत कुछ सीख लिया उन्होंने। और इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होने की मेरे पास इतलात हैं। बहर प्रेशर बाहर से भी, ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मुश्किल है। इमरान खान का नज़रिया नहीं तोड़ा जा सकता। इमरान खान अंदर भी रहा तो इलेक्शन तब भी जीतना है, बाहर भी आया इलेक्शन तब भी जीतना है। वो चाहे बुशरा बीबी चलाएं या कोई और कैंपेन चलाए या साहबजादगान आके चलाएं, कोई अगर ना भी कोई चलाए वो एक अलग इशू है, लेकिन ये कैंपेन जो है ना, अब ये रुकने वाली नहीं है। इलेक्शन का ऐलान तो करें, और इलेक्शन का ऐलान करने के लिए कल 2 नवंबर को केस लगा हुआ है जो 90 दिन के अंदर कराने के लिए मैंने फ़ाइल किया हुआ है, और वो हालात तब्दील कर देगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।